हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में किसी ने मार्कशीट अपलोड करने की बात कही थी, तो मैं वही इसीलिए वे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वैसे मैंने सोचा कि था कि इवैल्यूएटेड कॉपीज़ जब आ जाएंगी तो साथ में ही मार्कशीट अपलोड की जाएगी, बट एनीवेज़ काफ़ी वक्त हो गया है। ऑलमोस्ट वन एंड हाफ मंथ्स हैव पास्ड। सो दिस इज़ द 70th PPSC मार्कशीट। इससे पहले कि हम लोग मार्कशीट को डिस्कस करने बैठ जाए, आई वॉज थिंकिंग कि एक जस्ट मन में एक बात आई दैट हाउ इम्पेशेंट वी ग्रो समटाइम्स। जब हमें अनइवैल्यूएटेड कॉपीज़ दिखाया गया था 14th नवंबर 2025, वी वर सो इम्पेशेंट कि हमने कितने ही इंस्टीट्यूट्स को हम लोग भेजे जा रहे थे, एक बार दो बार, कि हमें कोई बता दे कि हम लोग मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो वी ग्रो सो इम्पेशेंट एट टाइम्स। लेकिन जो चीज़ मिलनी होती है, जो चीज़ होना होता है, वो हो ही जाता है, तो इतना इम्पेशेंट क्यों ही होना। हालांकि उस समय वो बात समझ में नहीं आ रही थी। इनफैक्ट ये चीज़ भी बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब खुद ही का स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। वी ऑल आर इम्पेशेंट एज फार एज करियर इज़ कंसर्न्ड। एनीवेज, जस्ट अ थॉट आया तो बोल दिया। अब हम लोग देखते हैं मार्कशीट। तो मार्कशीट उस समय जब मैंने कॉपीज़ इवैल्यूएट कराई थी, तो मुझे आई थिंक 450 के अराउंड मार्क्स दे रहे थे। और अगर देखा जाए तो मैंने अराउंड उसी के अराउंड आई हैव स्कोर्ड ऑल्सो 464 आई एम स्कोरिंग इन मेंस। तो उसी के अराउंड मार्क्स रह गया। तो GS1 में आई हैड स्कोर्ड 157। अब 157 में एक DI मेरा गलत था, 36। इनफैक्ट 42 आई वॉज गेटिंग इन DI इफ़ आई कैन रिमेंबर। वैसे तो अभी देखना आना बाकी है एवैल्यूएटेड कॉपीज़, तो उसको देखकर ही हम लोग कंफर्म हो सकते हैं। लेकिन मेरा DI बहुत ख़राब हुआ था, और GS1 का कॉपी मैंने अपलोड भी नहीं किया हुआ है चैनल पर, इसी कारणवश कि DI के वजह से आई वॉज़ नॉट श्योर इवन कि मैं क्लियर भी कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस, चूँकि बाकी सेक्शंस सही थे, तो समहाउ इट गॉट क्लियर्ड। GS2 में दिस ईयर द हाईएस्ट मार्क्स इन GS2 इज़ 162, और मुझे आए हैं 150। सो नॉट दैट बैड। बहुत सारा सुधार हो सकता है इसमें, लेकिन ठीक है। GS2 की कॉपी तो मैंने अपलोड भी कर दी थी। बहुत सारे उसमें भी काफ़ी गलतियां हैं। साइंस वाला पोर्शन अच्छा हो सकता था, टाइम के कारण वो थोड़ा। इसके बाद जो ज्योग्राफी का एक दो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस था, जैसे मैंने डिस्कस भी किया हुआ है कि इट डिड नॉट मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो वो आई वुड से लैकुना रह गया वो चीज़। एस्से मेरा एस्से वाज इन इंग्लिश, तो एस्से में आई गॉट 157। बहुत लोग एस्से की भी कॉपी अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं, तो जब इवैल्यूएटेड कॉपीज़ आ जाएंगी तभी अपलोड करना बेहतर होगा, ताकि उससे हम लोग ज़्यादा सही से सीख पाएंगे कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ पर कितने मार्क्स मिले हैं, क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी, एंड सो ऑन। सो दिस वाज द मेंस वाला मार्क्स। एंड इफ़ वी सी द इंटरव्यू, सो इन इंटरव्यू सरप्राइजिंगली आई वॉज सरप्राइज्ड इनफ, मुझे 86 आए। मुझे क्योंकि मेरा इंटरव्यू जो था वो काफ़ी एवरेज और बीता था। मतलब आई वॉज सेकेंड लास्ट टू गो। सेकेंड लास्ट या लास्ट जब आप जाते हैं तो थोड़ा टाइम, मतलब इंटरव्यू थोड़ा होता है ना, थोड़ा बहुत देर तक नहीं हो पाता है। 10 मिनट मेरा इंटरव्यू आई थिंक 15 मिनट्स चला था, और मुझे लगा कि इतना जल्दी क्यों ख़त्म हो गया। मतलब आई वॉज थिंकिंग लाइक डैट, बट एनीवेज लास्ट में वो थोड़ा हो जाता है। क्योंकि मेरे से पहले जो गई थी मैम, उनका इंटरव्यू अराउंड 20 मिनट्स चला था, और 25 मिनट्स इनफैक्ट, और मेरा बस 15। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे क्या दुश्मनी है, मेरा इतना कम क्यों। बट एनीवेज, और इंटरव्यू जो था वो उसमें काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड केमिकल इंजीनियरिंग है, तो केमिकल इंजीनियरिंग से ज़्यादा सवाल पूछे गए। और कई बार, चाहे वो इंडस्ट्रीज़, मतलब केमिकल, कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे जो मुझे सॉरी बोलना पड़ा, बिकॉज दे वर डेल्विंग इनटू टेक्निकलिटीज़, और एंड आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग। मैंने रिवाइज़ किया था केमिकल इंजीनियरिंग, लेकिन अब
कितना भी आप रिवाइज़ कर ले अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को, बट आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ पे आपको सब कुछ आता हो. इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बाकी डोमेन्स भी रिवाइज़ करने होते हैं. सो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 2.5 months यू कैन नॉट रिवाइज इंजीनियरिंग के 10 सब्जेक्ट विथ प्रॉपर ग्रिप. बट एनीवेज, और इंटरव्यू जब सीज़न आएगा, जैसे 71st मेंस के बाद जो इंटरव्यू होगा, उसमें मैं अपना ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करूँगी और थोड़े बहुत कुछ लर्निंग्स, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज़ मोर अबाउट कॉन्फिडेंस, इट इज़ मोर अबाउट योर काम एंड कंपोज्ड नेचर, इट इज़ मोर अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, अlertness. ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. नॉलेज नहीं है. आई रिमेंबर एक दूसरा क्वेश्चन ही चेयरमैन सर का था. नेम एनी 5 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ in India, 5 ancient universities of India. You won't believe, मतलब माई ऑप्शनल इज़ हिस्ट्री, और मुझे हिस्ट्री मेरा फेवरेट है, लेकिन पता नहीं कैसे आई कुड रिमेंबर ओनली 4. आई फॉरगॉट एक यूनिवर्सिटी का नाम मुझे याद ही नहीं आ रहा था. और इनफैक्ट सर ने बोला भी कि यू आर फॉरगेटिंग द एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार. तो मुझे सच में, मतलब होता है ना, पेट में है और आपके मुंह पे नहीं आ पा रहा है. तो वहीं से मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मैंने तो पहला ही दूसरा क्वेश्चन में ऐसे मेरा ख़राब हो गया. बट एनीवेज, तो उदंतीपुरी वाज द यूनिवर्सिटी, मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा था. खैर वो एनीवेज चला गया. सो इन इंटरव्यू आई थिंक, मतलब इससे भी ज़्यादा आ सकता था इंटरव्यू में, और अच्छा जा सकता था. कोई बात नहीं, उसका कोई बहुत सारे रीज़न्स है, कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी. थोड़ा ख़राब हो गया था इंटरव्यू, एंड आई फील दैट आई कुड नॉट इम्प्रेस few members as far as a few questions were concerned. But anyways, 86 is not that bad a number. And yeah, my rank was 377. My rank is 377, and I got sub election officer. So this was all about the mark sheet. और जब भी जो जब भी इवैल्यूएटेड कॉपीज़ आ जाएंगी, मैं अपने GS1 और GS2 के भी एक्चुअली आई विल अपलोड द कॉपीज़ अगेन, एंड ऐसे. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी स्टडी. और एक बात और कहना चाहूँगी, बहुत लोग आपको बोलेंगे इंटरव्यू डज़ नॉट मैटर, मेंस का मार्क्स ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे, क्योंकि आजकल लोग ज्ञान बांटना काफ़ी आसान और सस्ता हो गया है आजकल. इनफैक्ट मैं भी आकर यही कर रही हूँ. लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, जब आपका मेंस का एग्ज़ाम है, तो आप सिर्फ मेंस के बारे में सोचिए ना. व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट द इंटरव्यू? जब आपका मेंस का एग्ज़ाम है तो आप बस ये सोचिए कि मेरा DI गलत नहीं होना चाहिए. यू शुड बी थॉरो विथ योर प्रिपरेशन, यू शुड बी थॉरो विथ योर पॉलिटी, ज्योग्राफी, या फिर साइंस का जो पोर्शन है, इकोनॉमिक सर्वे का कौन सा डेटा उठाना है, कौन सा एग्जाम्पल. और न्यूज़पेपर का बहुत सारा केस स्टडी आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई NGO भी अच्छा काम कर रही है, उसको भी नोट करिए. एस्से एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी, आई वुड से, इग्नोर्ड पोर्शन है. सबको लगता है कि हम तो सबसे बढ़िया एस्से लिख लेंगे. लिखना ही तो है ना. एस्से में तो कोई प्रॉपर वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, आउटलाइन भी नहीं होता है. ऐसा कुछ नहीं है. एस्से में भी काफ़ी, मतलब एस्से इज़ ऑल्सो अ गेम चेंजर, क्योंकि यही तीनों पेपर तो हैं BPSC में. ऐसा तो नहीं है कि 9 पेपर्स हैं. तो एस्से इज़ ऑल्सो अ गेम चेंजर. तो एस्से बहुत, जितना ज़्यादा आपका एस्से रिफाइंड होगा, उसका फ्लो होना चाहिए एस्से में, कोहेरेंस होना चाहिए. एक पैराग्राफ से जब आप दूसरे पैराग्राफ में मूव ऑन कर रहे हैं, तो दोनों में कुछ कनेक्शन होना चाहिए, है ना. ड्राई नहीं लगना चाहिए. दिल की, मतलब एक होता है ना, एक बार मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एस्से और GS1 GS2 में एक ही फ़र्क है, कि GS1 और GS2 दिमाग से लिखते हैं आप, और एस्से आप दिल से लिखते हैं. यू हैव टू पोर योर हार्ट आउट ऑन पेपर इन एस्से. उसके बिना एस्से में आप स्कोर नहीं कर सकते हैं. और मेरा एस्से थोड़ा सा
मतलब दिल थोड़ा सा 80% रह गया था। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और अच्छा होता तो थोड़ा और अच्छा मार्क्स आ जाता, बट एनीवेज नेक्स्ट टाइम। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखना काफ़ी ज़रूरी है कि जब आप मेंस के लिए कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचना है। और जब मेंस हो गया तब आपके पास टाइम ही टाइम है। आप सोचिए कि इंटरव्यू में कैसे क्या करना है। अगर आपको मतलब मॉक्स देने हैं या फिर ग्रेजुएशन को ब्रश अप करना है, जो भी करना है, तो वो मेंस के बाद, नॉट नाउ। नाउ ओनली मेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कमेंट में बताइएगा कि ऐसी क्या टॉपिक्स मतलब डिस्कस किए जा सकते हैं विच इज़ ऑफ हेल्प। मुझे ऐसा लगता है कि एक आइडिया फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे हम लोग में से तो सभी कोई कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं, वी ऑल रीड न्यूज़पेपर्स। लेकिन एक चीज़ है जो मैं अगेन सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज़ है ऐसे में, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर्स में ना संडे को या फिर वीकली कोई भी दिन एक पेपर आता है, एक न्यूज़पेपर मैगज़ीन काइंड ऑफ थिंग आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इंग्लिश में भी द हिंदू अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ राइटर्स, कुछ कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एनजीओज़ अच्छा काम कर रहे हैं या फिर कुछ इंडिविजुअल्स अच्छा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या फिर कोई किसी की कहानी है, इंस्पिरेशनल जर्नी है, तो उनको नोट करिए एक एक छोटी डायरी या फिर जैसे भी आपको नोट करना है। और जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो उनको एज एन एग्ज़ाम्पल, एज अ केस स्टडी डालिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हाल ही में मैंने एक एनजीओ के बारे में पढ़ा था, सॉरी आई एम अनेबल टू रिमेंबर द नेम। वो कश्मीर में काम कर रहे हैं और जैसे जो बच्चे होते हैं ना, मतलब जिनके पिता उग्रवादी या नक्सलवादी हैं, नॉट कश्मीर, समवेयर, आई विल पुट इट डाउन इन सम शॉर्ट, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो बेसिकली वो उन बच्चों के, उन नक्सलियों या उन उग्रवादियों के बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था। अब सोचिए अगर आप इस ऐसे को, सॉरी इस केस स्टडी को अगर आप ऐसे में लिखेंगे, इट विल क्रिएट सच अ पॉजिटिव फ्लो इन योर ऐसे, राइट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक और एग्ज़ाम्पल, जैसे मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन आता है, मतलब इट्स अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बीपीएससी। तो वहाँ पर एक लेडी हैं बिहार में, आशा झा, ठीक है, शी इज़ फ्रॉम दरभंगा रीजन। आशा झा, आई होप आई एम करेक्टली टेकिंग द नेम, मुझे बहुत दिन से याद नहीं है। तो आशा झा मैम क्या कर रही हैं, वो मधुबनी पेंटिंग्स की ट्रेनिंग देती हैं। वो खुद भी उन्होंने बनाना शुरू किया और उसके बाद महिलाओं को इकट्ठा कर, समूह बनाकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर वो पेंटिंग सिखा रही हैं, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। और उससे साड़ी या फिर कुशन कवर्स, मतलब बेसिकली शी टर्न्ड हर पैशन, हर क्रिएटिविटी इनटू बिजनेस विच इज़ एम्पावरिंग वेमेन। एक ऐसा उद्योग जो महिलाओं को सशक्त बना रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे एग्ज़ाम्पल, अब देखिए ये एग्ज़ाम्पल है, इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे में, वेमेन एम्पावरमेंट में अगर आ जाता है तो चेंज पे अगर कोई है, कैसे एक महिला जो खुद उसने क्रिएटिविटी को एक बड़ा सा उद्योग बना लिया है, रचनात्मकता को एक उद्योग की दिशा दे दी है। और मधुबनी पेंटिंग, जब आप हिस्ट्री का भी क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तब भी आप एक एग्ज़ाम्पल को वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री एक बहुत स्टैटिक सब्जेक्ट है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप अपने आंसर में कुछ ऐसे यूनिक चीज़ें डाल रहे हैं जो बाकी के 24 लोगों से अलग है। मान लीजिए एक एग्ज़ामिनर अगर 25 कॉपी चेक करता है, ठीक है, और उस 25 कॉपी में से सबकी मधुबनी पेंटिंग में वही सेम चीज़ें मिल रही हैं, और आपकी मधुबनी वाला, आपका वाला जो कॉपी है उसमें आपको बस छोटा सा एक लाइन का बस आपको फैक्ट मिल जाता है कि रिसेंटली आशा झा ऑफ दरभंगा रीजन इज़ प्रोपगेटिंग द कल्चर ऑफ मधुबनी पेंटिंग और हैज़ बीन कीपिंग द मधुबनी पेंटिंग अलाइव in this era of
इन दिस एरा ऑफ डिजिटल आर्ट, इट इज़ कमेंडेबल, है ना। आप अगर लिख सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग को अभी तक आशा झा ने जीवंत बना रखा है, तो आपको नहीं लगता है कि वो 24 लोग में से आपको एक नंबर ज़्यादा मिलेगा? इज़न्ट इट, है ना। तो यही सब छोटा छोटा चीज़ है जो दिमाग में रखना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंट बनाइए अपने कॉपी को। बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, इस चैनल को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, अपना क्रिएटिविटी और अपना स्टाइल डालने की ज़रूरत है अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो डैट्स ऑल। अपने नोट्स की भी ज़रूरत है। बहुत लोग आजकल नोट्स का इतना ज़्यादा फ़ोटोकॉपी करा रहे हैं, तो नोट्स खुद का होना चाहिए और अपनी क्रिएटिविटी, अपना दिमाग खुद का होना चाहिए, ठीक है। अपने प्रिपरेशन को अपने अनुसार आप एक दिशा दें, तभी आप एग्ज़ाम में सक्सीड कर सकते हैं। और स्पेशली एस्से में तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। बहुत लोग एस्से लिखने से डरते हैं, वो तभी एस्से लिखेंगे जब एग्ज़ाम आएगा। एक महीने में एस्से को आप यू कैन नॉट, आप उसको शार्पन नहीं कर सकते हैं उस स्किल को। आपको डे 1 से कुछ ना कुछ रोज़ लिखना चाहिए। इनफैक्ट हर दिन लिखना चाहिए किसी भी टॉपिक पे। तो उससे क्या होता है ना कि आपका दिमाग उस तरह से ना धीरे धीरे सोचने लगेगा। सो डैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया आई थिंक ये। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मार्कशीट एंड आई होप यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस। टिल देन हैप्पी लर्निंग, और सीखते रहें, एंड हैप्पी स्टडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।